भारत में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कैसे बन सकते हैं? पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर असल में क्या काम करते हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जयदीप मराडिया, एमडी पैथोलॉजी। स्वागत है आपका रक्त वेदा में। देखिए, नॉर्मली डॉक्टर की पहचान होती है उसके व्हाइट कोट से या स्टेथोस्कोप से, लेकिन जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी पहचान उनके माइक्रोस्कोप से होती है। अगर भारत में आपको डॉक्टर बनना है तो 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम में बी ग्रुप यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में 2 साल तक पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद नीट यूजी का नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उसके बाद मेरिट के आधार पर आपको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। सबसे ऊपर होता है एमबीबीएस, जिसमें आपको एलोपैथी की डिग्री मिलती है। अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला तो और कोई चॉइसेस होती है। जी हाँ, जैसे कि बीडीएस यानी डेंटिस्ट्री, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन, नेचुरोपैथी, वेटरनरी साइंस यानी पशुओं के डॉक्टर, फिजियोथेरापी यानी कसरत के डॉक्टर, सिद्ध मेडिसिन और पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसमें टेक्नीशियन और नर्सिंग कोर्सेज आते हैं। ये सारे कोर्सेज 5 से 6 साल के होते हैं। इसमें डॉक्टरी का फाउंडेशन बनाया जाता है, यानी कि डॉक्टरी की नींव रखी जाती है। उसके बाद आपको मास्टर्स करना होता है। उसके लिए वो और एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है नीट पीजी, जो एंट्रेंस एग्जाम होती है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। नीट पीजी आपको एमडी, एमएस, डीएनबी या डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। उसमें एमडी, एमएस और डीएनबी 3 साल के कोर्सेज होते हैं, जबकि डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप एमडी, एमएस या डीएनबी कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलिटी करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप टीचिंग कर सकते हैं या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचिंग में एज अ प्रोफेसर आप मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और एमडी, एमएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इनमें से कुछ स्पेशलिटी में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है टीचिंग का, जैसे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बाकी की स्पेशलिटी में टीचिंग के साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस का भी ऑप्शन होता है। अभी शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि इन स्पेशलिटी में अगर आपने एमडी, एमएस किया है तो क्या काम करना हो। एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी मानव शरीर की रचना, उसमें मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स और उसके एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या होते हैं वो डीप में पढ़ाया जाता है। पैथोलॉजी वो मेरी स्पेशलिटी है, उसके बारे में हम आगे डीप में बात करेंगे। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का मेटाबॉलिज्म होकर उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होती है, इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ाई होती है। फिजियोलॉजी में हमारा बॉडी नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है, जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन, लीवर, ये सब नॉर्मली कैसे काम करते हैं। फार्मेकोलॉजी, इस स्पेशलिटी में सभी ड्रग्स के बारे में जानना होता है, उनकी मैकेनिज्म क्या है, ड्रग्स कैसे काम करते हैं, उनकी साइड इफेक्ट्स क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है। एमडी फार्मेकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी, जो दवाई बनाने वाली कंपनी होती है, उसमें इनका बड़ा रोल होता है। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स, इन सब माइक्रोब्स जो इंसान के शरीर को इन्फेक्ट करते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ाई की जाती है। कम्युनिटी मेडिसिन और पीएसएम यानी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ये स्पेशलिटी का बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओस में, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी है, वैक्सीनेशन, इन सब में इनका बड़ा रोल होता है। फोरेंसिक मेडिसिन, अगर किसी की अननेचुरल डेथ हो जाती है तो डेथ किस वजह से हुई है उसके लिए पोस्टमार्टम कराया जाता है। वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एमडी फोरेंसिक मेडिसिन होते हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन, लंग्स से रिलेटेड डिजीजेस का ट्रीटमेंट सिखाया जाता है। ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी और ईएनटी यानी कान नाक गले के सर्जन। ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आंख के डॉक्टर। पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के फिजिशियन। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी यानी स्त्री रोग और प्रसूति के डॉक्टर। एनेस्थेसियोलॉजी, जो सर्जरी के पहले हमें इंजेक्शन देके सुला देते हैं और पेनलेस हमारी सर्जरी हो पाती है। साइकियाट्री यानी मेंटल इलनेस के डॉक्टर, मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से ये टैकल करते हैं। जनरल सर्जरी यानी सभी प्रकार की सूजन और गांठ का ऑपरेशन करते हैं। जनरल मेडिसिन, ये फिजिशियन के नाम से भी जाने जाते हैं और सभी प्रकार की बीमारी का दवाई से इलाज करते हैं। रेडियो डायग्नोसिस, इसमें एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब रिपोर्ट्स बनाना होता है। डर्मेटोलॉजी यानी स्किन के डॉक्टर। ऑर्थोपेडिक्स, बोन्स और जॉइंट्स के डॉक्टर होते हैं। अगर फ्रैक्चर हुआ है हड्डी में तो उनका ऑपरेशन करते हैं। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिटी करने के बाद और भी आगे आपको पढ़ाई करनी है तो फिर नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम देना होता है।
एंट्रेंस एग्जाम होता है सुपर स्पेशलिटी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। एमडी के बाद नीट एसएस दिए तो आपको डीएम की डिग्री मिलती है, एमएस के बाद एमसीएच की और डीएनबी के बाद डीआरएनबी। नीट सुपर स्पेशलिटी में कोई एक सिस्टम के ऊपर 3 साल तक पढ़ाई करनी होती है, जैसे कि कार्डियोलॉजी यानी हार्ट के डिजीज के ऊपर, फिर न्यूरोलॉजी यानी ब्रेन, नेफ्रोलॉजी यानी किडनी, गेस्ट्रोलॉजी यानी अनमार्क और ओंकोलॉजी यानी कैंसर। इन सिस्टम्स के ऊपर 3 साल तक पढ़ाई करने के बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं। अगर भारत में आपको टॉप लेवल के डॉक्टर बनना है तो सिर्फ इतनी पढ़ाई करनी है, 6 साल एमबीबीएस, 3 साल एमडी या एमएस और 3 साल सुपर स्पेशलिटी। अभी आ जाता है पैथोलॉजी के ऊपर। पैथोलॉजी मेरी स्पेशलिटी है। अगर कहीं पे भी आपको लॉजी शब्द दिखाई देता है, उसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अभ्यास करना। किसके ऊपर? पैथोस। इसका मतलब होता है एबनॉर्मलिटी। हमारे शरीर में जो एबनॉर्मलिटी होती है उसे हम डिजीज कहते हैं। तो डिजीज की स्टडी करना इसे पैथोलॉजी कहते हैं। अच्छा, डिजीज की स्टडी कैसे कर सकते हैं? उसको हमने 4 भाग में डिवाइड किया है: इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इटियोलॉजी मतलब कि डिजीज किस वजह से हुआ है, जैसे क्या रिस्क फैक्टर थे जिसकी वजह से डिजीज हुआ, कॉजेज ऑफ डिजीज। फिर पैथोजेनेसिस, क्या जिसकी वजह से डिजीज हुआ है अगर वो हमारे शरीर में आ जाता है तो उसके तुरंत बाद हमें डिजीज हो जाता है? नहीं, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, वो आगे बढ़ता है, उसके बाद जाकर फुल फ्लेज डिजीज होता है, तब हमें क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद उस डिजीज की कोई ट्रीटमेंट है, कोई दवाई है या थेरापी है, ये 4 चीजों को मिला के तब हम डिजीज की पूरी स्टडी कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें मलेरिया के डिजीज को समझना है तो सबसे पहले इटियोलॉजी, यानी कि मलेरिया किसकी वजह से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स की 4 स्पीसीज होती है, यानी कि 4 जाति के होते हैं: प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवाले, प्लाज्मोडियम मलेरिया। उसमें से फाल्सिपेरम एंड वाइवेक्स हमारे देश में कॉमन है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारे शरीर में आता कैसे? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से आता है। तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो गए? अगर मॉस्किटो ज्यादा होगा तो मलेरिया भी ज्यादा होगा। मॉस्किटो ज्यादा कहाँ पे होता है? जहाँ पे मच्छर का ज्यादा उपद्रव होता है, स्वच्छता अच्छी नहीं होती या पानी ऐसे ही भरा पड़ा रहता है। अभी पैथोजेनेसिस, प्लाज्मोडियम पैरासाइट वाले मॉस्किटो के काटने से जो स्पोरोजोइट्स फॉर्म होते हैं वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं, फिर वो हमारे ब्लड से ट्रैवल करके लीवर में जाते हैं, लीवर के सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वापस ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में आरबीसी सेल्स होते हैं जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरी प्रोसेस में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद आरबीसी को तोड़ के वो वापस ब्लड में आ जाते हैं। अगर ऐसे पर्सन को कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो उस पर्सन के ब्लड से मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट चला जाएगा और वो मॉस्किटो दूसरे किसी पर्सन को काटता है तो उस पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है। ये साइकिल पूरा चलता रहता है। तीसरा पार्ट होता है सिम्टम्स। कोई भी इन्फेक्शन अगर हमें होता है तो फीवर होता है, यानी कि बुखार होता है, वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। हाई टेम्परेचर पे ज्यादातर माइक्रोब्स जिसके कारण हमें इन्फेक्शन होता है वो मर जाते हैं। उसके अलावा कौन से सिम्टम्स होते हैं? स्वेट्स यानी पसीना आता है और शिवरिंग। मलेरिया में हर दूसरे या तीसरे दिन पर बुखार आता है, उसके बाद 2 दिन तक बुखार नहीं आता। वो 2 से 3 दिन तक वो पैरासाइट्स आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं और जब आरबीसी को तोड़ के बाहर आ जाते हैं तब बुखार आता है। फिर वापस 2-3 दिन दूसरे आरबीसी के अंदर चले जाते हैं, उधर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद वापस आरबीसी को तोड़ के बाहर आते हैं, तब वापस बुखार आता है। फोर्थ पार्ट है ट्रीटमेंट। अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो टेबलेट से ट्रीटमेंट दी जाती है, अगर सीवियर केस है तो डायरेक्ट ब्लड में ट्रीटमेंट दी जाती है। मलेरिया का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? मच्छरदानी लगाने से या मच्छरों का उपद्रव कम करने से मलेरिया प्रिवेंट हो सकता है। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है। सबसे पहले अगर आपको बुखार आता है तो फिजिशियन सीबीसी टेस्ट करवाने को कहते हैं और सीबीसी का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पैथोलॉजिस्ट करता है। ये सब जो है वो सारे आरबीसी है और ये बीच में जो है बनाना शेप का वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का पैरासाइट। ये एक और दूसरा इमेज है जिसमें ये सारे आरबीसी है और बीच में जो है वो आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पैरासाइट। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या काम करते हैं? पैथोलॉजिस्ट मेनली डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्लिनिशियंस को, ताकि पेशेंट का डायग्नोसिस पता चल सके।
मेनली दो प्रकार के पैथोलॉजिस्ट होते हैं, एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट और क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट। एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो टिश्यू या ऑर्गन्स के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके उनका रिपोर्ट बनाते हैं, जबकि क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो ब्लड, यूरिन या बॉडी फ्लूइड्स का एग्जामिनेशन करके उनका रिपोर्ट देते हैं। एनाटॉमिक पैथोलॉजी में सर्जिकल पैथोलॉजी, जिसे हिस्टोपैथोलॉजी भी कहते हैं, उसमें ग्रोथ एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है और वो रिपोर्ट को बायोप्सी का रिपोर्ट कहते हैं। साइटोपैथोलॉजी में सेल्यूलर लेवल पे स्टडी की जाती है और उसके रिपोर्ट्स को मेनली एफएनएसी के रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। फोरेंसिक पैथोलॉजी, उसमें जो रिपोर्ट्स बनाते हैं वो रिपोर्ट को ऑटोप्सी का रिपोर्ट करते हैं और उसमें कोज ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ हो गई और उसका रीजन जानना है तो ऑटोप्सी का रिपोर्ट करवाया जाता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में ब्लड बैंकिंग है। बड़े मेडिकल कॉलेज में उनका सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, लेकिन छोटे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ब्लड बैंकिंग का काम भी पैथोलॉजिस्ट ही देखते हैं। उसमें ब्लड डोनर से ब्लड कलेक्ट करना, उसके अलग अलग ब्लड प्रोडक्ट्स बनाना और जिस पेशेंट को ब्लड की नीड है उसको उनके ब्लड ग्रुप के अनुसार ब्लड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, ये सब काम देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी सेपरेट स्पेशलिटी है जिसमें बैक्टीरिया, वायरल, फंगाई, इन सब माइक्रोब्स के बारे में डिटेल में पढ़ाई की जाती है। मोलेक्युलर पैथोलॉजी, इसमें मोलेक्युलर लेवल पे जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन लेवल पे डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है। हिमेटोपैथोलॉजी, इसमें जो हमारे ब्लड सेल्स के डिजीज होते हैं वो डायग्नोस किए जाते हैं। एक एक सेक्शन को डीप में समझते हैं। सर्जिकल पैथोलॉजी, ये हिस्टोपैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, वो एनाटॉमिक पैथोलॉजी की ब्रांच है। इसमें टिश्यू जो सर्जरी के बाद रिमूव की जाती है उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। इस रिपोर्ट को बायोप्सी का रिपोर्ट कहते हैं। बायोप्सी के रिपोर्ट से पेशेंट का डायग्नोसिस और आगे ट्रीटमेंट का प्लान डिसाइड किया जाता है। दो प्रकार के एग्जामिनेशन होते हैं, ग्रोस एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ग्रोस एग्जामिनेशन यानी बिना माइक्रोस्कोप से हमारी आंख से जो हमें दिखता है उसका डिस्क्रिप्शन। ग्रोस एग्जामिनेशन के बाद टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। टिश्यूज होती है वो सॉफ्ट और लचीली होती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हमें बहुत ही पतले थीन सेक्शन करने होते हैं, इसलिए टिश्यू को हार्ड बनाना जरूरी होता है। उसके दो मेथड होते हैं, केमिकल फिक्सेटिव और बाय फ्रीजिंग। केमिकल फिक्सेशन से 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, जबकि फ्रीजिंग में 30 मिनट में रिपोर्ट आ जाता है। फ्रीजिंग को फ्रोजन सेक्शन भी कहते हैं। मान लीजिए किसी कैंसर के पेशेंट का ऑपरेशन चालू है और वो चालू सर्जरी के दौरान सर्जन को ये जानना है कि अभी जो टिश्यू निकाला है उसके बाद पेशेंट के अंदर कोई कैंसर का सेल्स बचे है कि नहीं, तो चालू सर्जरी के दौरान 30 मिनट के अंदर अंदर फ्रोजन सेक्शन में रिपोर्ट दी जाती है। फिर ये सेक्शन ग्लास की स्लाइड पे माउंट किए जाते हैं, उसको स्टेन किया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। साइटोपैथोलॉजी, ये एक ही ऐसा सेक्शन है जिसमें पैथोलॉजिस्ट का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट पेशेंट के साथ होता है। इसमें जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, यानी एफएनएसी। एफएनएसी में अगर कोई गांठ या सूजन है उसमें छोटी सी सुई डाल के वहां से सैंपल लेते और उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। गांठ कहाँ कहाँ पे हो सकती है, थायराइड है, स्तन की गांठ होती है, लिम्फ नोड्स, उसमें से सैंपल लेके फिर उनका एफएनएसी का रिपोर्ट दिया जाता है। उसके अलावा साइटोपैथोलॉजी में पेप स्मीयर या अदर बॉडी फ्लूइड्स के सेल्स की एग्जामिनेशन करते हैं। पेप स्मीयर यानी गर्भाशय का मुख से जो सैंपल लिए जाते हैं उसको पेप स्मीयर कहते हैं। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, इसमें जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको ऑटोप्सी का रिपोर्ट कहते हैं। अगर किसी की अननेचुरल डेथ हो गई है और उसका डेथ होने का रीजन जानना है तो सबसे पहले फोरेंसिक मेडिसिन जो डेडिकेटेड ब्रांच है वो पोस्टमार्टम का एग्जामिनेशन करते हैं। अगर पोस्टमार्टम के दौरान कुछ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाना है तो वो ऑटोप्सी के लिए सैंपल भेजते हैं। उस सैंपल का ग्रोथ और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके ऑटोप्सी का रिपोर्ट तैयार किया जाता है। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट का काम बड़ी बड़ी मिलिट्री हॉस्पिटल या गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में होता है। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट कोर्ट में अपना बयान देने भी चाहते हैं। मेडिको लीगल केस में अगर फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने ऑटोप्सी का रिपोर्ट बनाया है तो वो कोर्ट में अपना बयान देने भी चाहते हैं। हेमेटोपैथोलॉजिस्ट, ये ब्लड सेल्स के रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो उसका डायग्नोसिस करते हैं। अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो वो सेल्स के ऊपर बायोमार्कर्स होते हैं, कौन से टाइप के कैंसर के सेल्स है वो 2 मेथड से डायग्नोस किया जाता है, फ्लो साइटोमेट्री और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके डायग्नोसिस किया जाए। मोस्ट कॉमन टेस्ट जो ऑर्डर किया जाता है वो है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। वो हेमेटोपैथोलॉजिस्ट के अंदर ही आता है। अगर सीबीसी में डिजीज का डायग्नोसिस नहीं हुआ तो फिर उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। बोन के बीचों बीच का भाग होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। उसके अलावा कोएगुलेशन स्टडी करते हैं जिसमें अगर हमें स्किन पे कट लगा है तो वो थोड़ी देर में ब्लड उधर जम जाएगा। लिमिटेड टाइम के अंदर वो ब्लड जम जाता है। अगर वो टाइम ज्यादा है या अगर कम है तो वो एबनॉर्मलिटी के लिए जो टेस्ट होते हैं उसे कोएगुलेशन स्टडीज कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के डॉक्टर होते हैं। कैसे? वो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं, और फिजिशियंस और क्लिनिशियंस को गाइड करते हैं और क्रूशियल इंफॉर्मेशन देते हैं और पेशेंट का डायग्नोसिस देते हैं। 70% से ज्यादा मेडिकल डिसीजन पैथोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए गए पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर दिए जाते हैं। पैथोलॉजिस्ट बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जो लेबोरेटरीज होती है उनको भी मैनेज करते हैं, उसमें क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करते हैं और एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट देते हैं। साइंस एंड डिटेक्टिव वर्क, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसको एनालाइज करके फाइनल डायग्नोसिस देते और मेडिकल मिस्ट्रीज को सोल्व करते। पैथोलॉजिस्ट की दुनिया पर्दे के पीछे की दुनिया होती है। पैथोलॉजिस्ट हिडन हीरोज ऑफ डायग्नोसिस होते हैं। कैसे? क्लिनिशियंस और सर्जन का जो प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है उसके ऊपर फाइनल डायग्नोसिस का स्टैंप लगा के देते हैं, लेकिन क्लिनिशियंस के जितने फेमस नहीं होते। पैथोलॉजिस्ट प्रिसाइजली अंडर प्रेशर काम करते हैं। अगर कोई क्रिटिकल सर्जरी है और ड्यूरिंग सर्जरी अगर 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट चाहिए होता है तो वो फ्रोजन सेक्शन के द्वारा देते हैं। पैथोलॉजिस्ट डिटेक्टिव्स ऑफ मेडिसिन होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स मेडिकल मिस्ट्री को सोल्व करते हैं। पूरा मेडिकल हिस्ट्री, सारे लेबोरेटरी के टेस्ट, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग सब इकट्ठा करके एनालिसिस करके फाइनल डायग्नोसिस देते हैं। पैथोलॉजिस्ट डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज को साथ में लेके डायग्नोस्टिक्स को और एडवांस बनाते हैं। ये होती है पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर की दुनिया। इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। ત્યાં સુધી આવજો।